बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कैलकुलस में 8.10 इसमें एक टॉपिक है इक्वेशन ऑफ द कोन मालूम करना। उसके ऊपर बुक में कोई 3 क्वेश्चन है और एक एग्जांपल है। आहिस्ता आहिस्ता सारे ही करेंगे, लेकिन अभी मैंने उसमें से एग्जांपल नंबर 34 है शायद, उसे सिलेक्ट किया है। 8.10 एक्सरसाइज से पहले एक एग्जांपल है। अच्छी तरीके से समझते हैं ताकि आने वाले क्वेश्चन जो है वो फिर आपको आसान बन जाएंगे। सबसे पहले क्वेश्चन में उसकी डिमांड क्या है। पहली लाइन में उसने डिमांड अपनी पेश कर दी और उसने कहा जी फाइंड एन इक्वेशन ऑफ द कोन। तो यहाँ तक ये समझ आई कि कोन की इक्वेशन मालूम करनी है। अब जब कोन की इक्वेशन मालूम करनी होती है तो कोन में हमें 2 चीज़ों के बारे में पता होना चाहिए। एक उसका वर्टेक्स और एक वो प्लेन जिस पर एक कर्व पड़ी हुई है। देखिए, हुज डायरेक्ट्रिक्स इज़ दिस। अब ये जो दिस मैंने कहा है, इसमें एक कर्व है और एक प्लेन है। तो जब भी वो डायरेक्ट्रिक्स कहेगा तो ये 2 चीज़ें वो ज़रूर प्रोवाइड करेगा। वो प्लेन जिस पर एक कर्व पड़ी हुई है उसकी भी, प्लेन की भी इक्वेशन देगा और कर्व की भी इक्वेशन देगा। अब देखिए, इसमें फिर एक दफ़ा दोबारा से इक्वेशन ऑफ द कोन तो मालूम करनी है। दे क्या रहा है, हुज डायरेक्ट्रिक्स इज़। इसका मतलब है कि वो जो कर्व और प्लेन इकट्ठी हमें देगा वो उसका डायरेक्ट्रिक्स कहलाएगी। और ये जो पॉइंट है जहाँ से इसने कोन ने शुरू होना है वो उसका क्या कहलाता है, वर्टेक्स। वो क्योंकि पॉइंट है तो उसके कोऑर्डिनेट उसने दिए हुए हैं, नाम उसने खुद से रखा हुआ है ए। तो ये हमारे पास जो क्वेश्चन समझ आती है उसकी फ़िगर ये बनती है। फिगर बनानी नहीं हमने क्वेश्चन में, सिर्फ समझाने के लिए मैंने बनाई है। ये कोन मैंने आपको दिखा दी जिसमें उसका वर्टेक्स दिखाया गया है और प्लेन और कर्व जिनकी मदद से इस कोन ने बनना है या जनरेट होना है, कहना चाहिए अच्छा लफ्ज़, वो हमें वो प्रोवाइड करेगा। सारे क्वेश्चन 3-4 जो हैं वो इसी तरह के हैं अच्छी तरीके से। फिर देखिए कि वर्टेक्स की कोऑर्डिनेट देगा और डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन देगा। हमारा तरीकाकार ये होगा करने का। सोल्यूशन में चलते हैं। हम एक फिक्स पॉइंट जो है वो सपोज कर लेंगे। कहाँ पर, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसी की मदद से आगे बात को चलना है। हम उसे सपोज कर लेंगे डायरेक्ट्रिक्स पर। अब डायरेक्ट्रिक्स यकीनन ये 2 इक्वेशन जो आपको नज़र आ रही हैं, ये डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन है। तो हम लेट कर लेंगे कि एक पॉइंट है क्यू, उसका मैंने नाम रखा है x1 y1 z1, उसके कोऑर्डिनेट सपोज किए हैं। मैंने सपोज कर लिया कि ये पॉइंट जो है ये डायरेक्ट्रिक्स पर लाई करता है। ये दिखा भी दिया फिगर में समझाने के लिए जो फिगर बना रखी है। अब इसका नाम जो है, डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन का नाम मैंने 1 रख दिया। ये साथ जो इकट्ठी नहीं है, कॉमा है, लेकिन हमें ए की इक्वेशन इसे कहेंगे क्योंकि ये डायरेक्ट्रिक्स को रिप्रेजेंट कर रही है। अब ये पॉइंट क्यू जो है वो क्योंकि इस पर लाई कर रहा है तो इसका मतलब है कि हमें पॉइंट क्यू को इसमें पुट कर देना चाहिए। किस में पुट कर देना चाहिए, इक्वेशन नंबर 1 में। इक्वेशन नंबर 1 में कितनी इक्वेशन है, 2, एक ये और एक ये। दोनों में ये देखिए पॉइंट पुट कर दिया और इनके अलग-अलग मैंने नाम रख दिए 2 और इसका नाम रख दिया मैंने 3। अब इन्हीं की मदद से हमने प्लेन की इक्वेशन जो है वो तैयार कर लेनी है। तरीकाकार देखिए फिर एक दफ़ा कि पॉइंट ए जो है उसने दिया हुआ है जिसे वर्टेक्स कहते हैं और क्यू हमने सोचा हुआ है। इन 2 पॉइंट की मदद से जो लाइन बन रही है इसकी इक्वेशन जो है मालूम करेंगे। जी, मैंने लिख दिया यहाँ पर कि नाउ वी फाइंड द इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइन, जो कि पास कर रही किस में से, पॉइंट ए में से और क्यू में से। क्यू उसका नाम रख दिया। ये देखिए ए और क्यू में से पास करने वाली लाइन, इसका नाम जो है वो ए क्यू रखता है। अब आपको पता है कि शुरू की एक्सरसाइज जो थी 8.2, उसमें अगर 2 पॉइंट दे दिए जाएँ तो लाइन की इक्वेशन मालूम करने का फार्मूला था x माइनस x1 ओवर x2 माइनस x1 इज इक्वल टू y माइनस y1 ओवर y2 माइनस y1 इज इक्वल टू z माइनस z1 ओवर z2 माइनस z1। किसी एक पॉइंट को ए में से और क्यू में से किसी एक पॉइंट को x1 y1 कह देंगे। मैंने ए को x1 y1 कह दिया और क्यू को जो x2 y2 का नाम दे दिया और उस फार्मूले में ये वैल्यूज़ जो हैं वो पुट कर दी। थोड़ा सा सिंप्लीफाई किया, ये जवाब आ गया। अब अगर आप गौर करें तो इक्वेशन नंबर 3 जो थी उसमें z1 की वैल्यू जो है हमारे पास आई हुई है 4। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया कि इक्वेशन नंबर 3 को यूज़ करें, मीन z1 की जगह पे 4 लिख दिया। अब ये 3 चीज़ें आपस में इक्वल हैं तो क्या हम तीनों को, क्योंकि इक्वल हैं तो इस तरह लिख सकते हैं कि ये इक्वल है इसके और ये आल्सो इक्वल है इसके। तो यही मैंने लिख दिया। अब यहाँ से हमने क्या करना है कि x1 की
और y1 की वैल्यू निकालनी है। यहाँ पर हर एक का अपना अपना तरीका है कि वो किस तरह इसको कैलकुलेशन करता है। आप ये भी देख लीजिए, मैंने दोनों इक्वेशन में से पहली इक्वेशन में से x1 को सेपरेट कर लिया, जो दूसरी इक्वेशन थी उसमें से y1 को सेपरेट कर लिया। अब जो सेपरेट किया है ये y1 को सेपरेट करके ये जो जवाब आया ये आपकी अपनी कैलकुलेशन भी हो सकती है, ये भी देख लीजिएगा तरीका, अगर अच्छा लगे तो ये अपना लें। अब जनाब ये जो x1 और y1 की वैल्यू आई हैं ये किसकी मदद से आई हैं, जब हमने इक्वेशन नंबर 3 को यूज़ किया है, इसको हमने इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर देना। जो ही पुट करेंगे वो हमारा आंसर आ जाएगा और बात ख़त्म हो जाएगी। देखते हैं, पुटिंग द वैल्यूज़ ऑफ x1 y1 इन इक्वेशन नंबर 2। ये देखिए इक्वेशन नंबर 2 में मैंने वैल्यू पुट की है, ये हमारा आंसर है। लेकिन यकीनन आंसर इस शक्ल में तो हम नहीं छोड़ते, इसे मुकम्मल तौर पर सिंप्लीफाई करते हैं। तो आपका अपना तरीका भी हो सकता है, ये भी देख लीजिएगा। मैंने पहले स्केयर को अलग-अलग कर दिया। अब यकीनन अगर आप अपने तौर पे कर रहे होंगे तो इसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे और फिर स्केयर वगैरह जो ओपन कर देंगे। स्केयर जो है वो तीन चीज़ें अगर प्लस या माइनस हो रही हैं, उनका स्केयर ओपन करने का फार्मूला जो है वो मैंने यहाँ पे यूज़ किया। राइट साइड वैसे ही चलती जा रही है, सिंप्लीफाई किया। सिंप्लीफिकेशन आपकी अपनी होनी चाहिए, ये भी देख लीजिएगा। अगर आपको अच्छा तरीका लगे तो ये अपना लें। बहरहाल दिस इज़ द इक्वेशन ऑफ द कोन हुज वर्टेक्स एंड डायरेक्ट्रिक्स आर गिवन। जब वर्टेक्स और डायरेक्ट्रिक्स दे रखे हों, वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट दे रखे हैं और डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन दे रखी हो, तो उस वक्त करने का ये तरीकाकार है। अगर इसकी समरी इख्तियार कर लें तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि डायरेक्ट्रिक्स पर एक पॉइंट लेट कर लेंगे, क्यू नाम रख लेंगे। फिर पॉइंट ए यानी कि जो उसका वर्टेक्स है वो और क्यू, इनकी मदद से लाइन की इक्वेशन निकाल लेंगे। वहाँ से जो इक्वेशंस हमने बना के रखी होंगी 2 और 3, उनको यूज़ करते हुए हम ये इक्वेशन जो है वो तैयार कर लेंगे। तो ये है जी हमारा आज का काम। और इसके बाद जो नेक्स्ट हमारा आएगा इस पे लेक्चर, वो इसी के ऊपर होगा। एक और क्वेश्चन करेंगे ताकि अच्छी तरीके से ज़्यादा अंडरस्टैंड हो जाए। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।